हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोग थर्मोडाइनमिक्स में स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कई सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन स्टडी कर रहे थे। उनके बीच में कैसे रिलेशंस हैं और किस तरह से हम लोग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का आइडिया लेते हैं। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैंने आज हाईलाइट कर रखा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी। मतलब फ्री एनर्जी की टर्म्स में स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्रेस करने का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। थ्योरेटिकली हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कशन कर चुके थे ये कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और अगर पॉजिटिव होता है तो नहीं होता। तो उसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक यहाँ पे छोटा सा पार्ट है जो हमें स्टडी करना है। किसी भी एक सिस्टम में जो सराउंडिंग से आइसोलेटेड नहीं है उसमें स्पॉन्टेनिटी जानने के लिए हमें डेल्टा एस टोटल देखना होता है, और वो डेल्टा एस टोटल एक्चुअली डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, डेल्टा एस टोटल दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस, अब हमें पता है कि जो डेल्टा एस होता है वो क्यू बाई टी होता है। और सपोज कर लीजिए कि सराउंडिंग जो है वो हीट को लॉस कर रहा है और सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट इज लॉस्ट बाय द सराउंडिंग, देन इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो मैं इस डेल्टा एस सराउंडिंग को कुछ ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, माइनस क्यू बाई टी, क्योंकि सराउंडिंग ने हीट को लॉस किया है और सिस्टम ने हीट को गेन किया है। तो डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग माइनस क्यू बाई टी होगा। ये आपका डेल्टा एस फॉर द सिस्टम है। अब मैं इस रिएक्शन को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को, टी डेल्टा एस टोटल दैट इज इक्वल टू टी डेल्टा एस प्लस माइनस क्यू, या क्यू जो होता है एट कांस्टेंट प्रेशर वो डेल्टा एच के बराबर होता है। तो मैं इसको माइनस डेल्टा एच रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्यू पी डेल्टा एच है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन इक्वेशन को मैथमेटिकली मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा, टी डेल्टा एस टोटल दैट इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच। पूरी इक्वेशन को अगर मैं माइनस से डिवाइड कर देता हूँ तो माइनस टी डेल्टा एस टोटल दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, या इसी को मैं लिखता हूँ डेल्टा जी। तो स्पष्ट हमें दिख रहा है कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ओवरऑल टी डेल्टा एस टोटल वो नेगेटिव होगा, मींस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। या इसी इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, टी डेल्टा एस टोटल दैट इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा मींस टी डेल्टा एस हाईली पॉजिटिव होगा, तो वो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को फेवर करेगा। ये टी डेल्टा एस पॉजिटिव या डेल्टा जी नेगेटिव के बीच में आप एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख सकते हैं जो स्पॉन्टेनिटी को डेल्टा एस की टर्म्स में एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज़ फ्री एनर्जी चेंज मीन्स डेल्टा जी एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा वो भी कांस्टेंट हो जाते हैं। जितना क्वांटिटी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है एग्जैक्टली उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैक्रोस्कोपिकली देखने पे हमें लगता है कि कोई रिएक्शन नहीं हो रही है क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी होती हैं, बट माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करें तो डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूसली दोनों कन्वर्जेंस चल रहे होते हैं। जैसे हम लोग जनरली कहते हैं, मान लो एक रिएक्शन है ए कन्वर्टेड इनटू बी, उसका डेल्टा जी सपोज कीजिए नेगेटिव है, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और अगर मैं कहूँ कि अच्छा चलो ठीक है बी कन्वर्टेड इनटू ए, तो उसका डेल्टा जी क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन को जब मैं रिवर्ट कर रहा हूँ तो डेल्टा जी का वैल्यू जस्ट साइन चेंज करेगा, वो +5 हो जाएगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए का बी में कन्वर्जन स्पॉन्टेनियस है बट बी का ए में कन्वर्जन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब अगर मान लीजिए ये ए कन्वर्टिंग इनटू बी एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो,
ये तो दोनों इरिवर्सिबल रिएक्शंस दिखा रखी थी मैंने। अब मान लीजिए कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा कि ए बी में कन्वर्ट होना शुरू होगा, बी वापस ए में कन्वर्ट होना शुरू होगा। अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा जी कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट मी राइट इट -10, कुछ भी एक यूनिट आगे जोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ए में बी का कन्वर्जन तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट बी का ए में कन्वर्जन एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरह से तो अगर मैं बात करूं तो ए बी में पूरा कन्वर्ट होता जाएगा और बी ए में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिर रिएक्शन के रिवर्सिबल करैक्टर पे क्वेश्चन मार्क राइज हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि रिएक्शन को फिर रिवर्सिबल तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक डायरेक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन का डेल्टा जी मान लीजिए नेगेटिव है, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, और बैकवर्ड रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट का वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना। तो अगर जैसे कि मैंने इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे दिखाया है ए का कन्वर्जन बी में डेल्टा जी नेगेटिव पोजेस कर रहा है, तो मतलब ये क्वाइट आसानी से हो रहा होगा, स्पॉन्टेनिटी शो कर रहा होगा, बट बी ए में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा। लेकिन एक्चुअली जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उनमें ऐसा कतई नहीं होता, उनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कंटिन्यूसली कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो फिर हमें लगने लग जाता है कि क्या बी का A2 कन्वर्जन डेल्टा जी पॉजिटिव होते हुए भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा रही है। तो A टू B जब डेल्टा जी -10 स्पॉन्टेनियस है, B टू A प्लस डेल्टा जी जो +10 होगा डेल्टा जी, वो तो डेफिनेटली नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए एज पर द डाटा, और हमारी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग भी हमें यही समझा रही है। तो हमें लगता है कि भाई कुछ ना कुछ झोल है पक्का यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन को एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए था। और अगर मेरी ये बात सच होती तो फिर तो रिवर्सिबल रिएक्शन की कहानी ही नहीं होनी चाहिए थी। तो रियली क्या हो रहा है उसको हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें मेरे पास एक रिएक्टेंट है N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, एक कलरलेस लिक्विड रहता है ये, और ये कन्वर्ट हो रहा है एक ब्राउनिश कलर की गैस में 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। और मैं इसके डेल्टा जी इसको देखना चाह रहा हूँ कि इसका डेल्टा जी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और किस तरह से वो रिवर्सिबल रिएक्शंस में दोनों डायरेक्शंस के अंदर रिएक्शन जा रहा है। हम एक ग्राफ के थ्रू इस पॉइंट को समझने की डेटा के साथ कोशिश करेंगे। ग्राफ को ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे इस एक्सिस पे फ्री एनर्जी प्लॉट की गई है रिएक्टेंट प्रोडक्ट या पूरे कोर्स ऑफ द रिएक्शन की, पूरे पाथ ऑफ द रिएक्शन की, और यहाँ पे आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स मींस जिसमें रिएक्टेंट आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है, या उनके बीच के कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस आ जाती हैं। ये दिखाया गया है आपको डेल्टा जी फॉर द फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये फ्री एनर्जी फॉर N2O4 है, R पॉइंट से मैंने डिसाइड किया, इसको डिनोट किया है, और ये फ्री एनर्जी फॉर प्रोडक्ट है जिसको मैंने P से डिनोट किया हुआ है। मतलब मुझे साफ दिख रहा है कि रिएक्टेंट का फ्री एनर्जी लेसर है और प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी ज़्यादा है। तो डेल्टा जी का वैल्यू मैं इसका देखूं तो वो मुझे +5.4 किलो जूल, जैसा कि मैंने यहाँ ग्राफ पे दिखा रखा है, वो नज़र आता है। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि N2O4 तो NO2 में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव है। हाँ, अगर मैं रिएक्शन को उल्टा लिख देता हूँ 2NO2 कन्वर्टेड इनटू N2O4, तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा -5.4 किलो जूल। तो फिर NO2 N2O4 में कन्वर्ट हो रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट अगर मैं इस पूरी रिएक्शन के पाथ की फ्री एनर्जी को प्लॉट करूं तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ अपीयर होता है। मींस रिएक्टेंट अपनी फ्री एनर्जी को कम करता है और एक ऐसी स्टेज पे पहुंच रहा है जहां आपके पास इंटरमीडिएट पड़ा है। लेट मी राइट दिस पॉइंट एज I पॉइंट, जिसको मैं इंटरमीडिएट समझ रहा हूं, या इक्विलिब्रियम पॉइंट समझ लेता हूं, E पॉइंट लिख देता हूं। दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर मैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ऑब्जर्व करूं तो प्रोडक्ट भी एक्चुअली रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं होना चाह रहा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन करना चाह रहा है, और रिएक्टेंट भी डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट में कन्वर्ट हो रहा है। मींस इक्विलिब्रियम टाइम पे
P भी यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है और R भी यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं इस डिफरेंस को देखूं तो ये लगभग 0.84 किलो जूल है, यानी कि रिएक्टेंट इस सिचुएशन पे आता है तो वो भी अपनी फ्री एनर्जी को डिक्रीज़ कर रहा है, और प्रोडक्ट अगर इस पॉइंट पे आता है तो वो भी अपनी फ्री एनर्जी को डिक्रीज़ कर रहा है। ये क्योंकि ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहा है, रफली अगर आप इसके अंदर ऐड करें तो 6.24 के आसपास डिक्रीज़ कर रहा है, तो मतलब इसका इस पॉइंट पे पहुंचने का टेंडेंसी क्वांटिटी एक्सटेंट ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कम कन्वर्ट हो रहा होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा होगा। और टेक्निकली अगर हम डेटा एनालाइज करें तो अप्रॉक्सीमेटली 16% N2O4 हमें डिसोसिएट होता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ 16% N2O4 डिसोसिएट होगा, 84% N2O4 एज इट इज़ सेफर रहेगा। वो आप इस ग्राफ पे जाके देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का जो फ्री एनर्जी डिक्रीज़ करने का टेंडेंसी था वो ज़्यादा था, रिजल्टिंग जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा प्रोडक्ट टू इक्विलिब्रियम पॉइंट अप्रोच करने का। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रिएक्टेंट अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ कर रहा है, फ्री एनर्जी को डिक्रीज़ कर रहा है, और प्रोडक्ट भी अपनी फ्री एनर्जी को डिक्रीज़ कर रहा है। अगर सपोज़ ये ग्राफ कुछ ऐसा रहा होता, लाइक ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट था, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे चेंज हुआ होता, तो डेफिनेटली फिर हमारी जो सस्पेंस था, हमारा डाउट था, वो सही हो सकता था कि भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, सिर्फ प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि डेल्टा जी इसी का नेगेटिव रहेगा। बट अब आप देख सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन करना चाहते हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी डिटेल में इन सारी बातों को समझेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे आके अपनी कॉन्सेंट्रेशंस को कांस्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं। बट अभी एलिमेंट्री आइडिया जस्ट 8-10 लाइनें आपको बुक में कहीं दिखाई देंगी, तो बस उसी पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, या दिमाग में एटलीस्ट ऐसा मत रखिएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिवर्स के लिए नेगेटिव होना है। वो होना ज़रूर है, बट इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस किस तरह से इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच करती हैं, उस पॉइंट को समझने के लिए आप ये एक छोटा सा क्लू अपने दिमाग में ज़रूर रखें। क्वेश्चंस पे नज़र डालें आप। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज शोन बिलो। ये सुक्रोज का वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। केसी फॉर द रिएक्शन, के समझ लीजिए, केसी के पी में ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं करना हमें, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो 300 केल्विन पे गिवन है। कैलकुलेट डेल्टा जी नोट एट 300 केल्विन। यहाँ समटाइम कन्फ्यूजन होता है, डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, वो तो सर 298 केल्विन और 1 बार पे होता था, फिर ये 300 पे क्यों? असल में जो फ्री एनर्जी चेंज होता है किसी भी रिएक्शन का, वो स्टैंडर्ड स्टेट में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट रहता है। स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स जैसे मैंने कार्बन के लिए बोला था ग्रेफाइट का फॉर्म लेना है, या ब्रोमीन के लिए बोला था लिक्विड लेना है, या क्लोरीन के लिए बोला था गैस फॉर्म लेना है, तो वो स्टैंडर्ड स्टेट होते हैं। टेम्परेचर कुछ डिफाइंड नहीं होता, हम लोग ज़्यादातर डाटा ना गिवन हो तभी 298 यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ जो वैल्यू गिवन हो उसी को फेवर करेंगे हम यहाँ पे। तो डेल्टा जी नोट मुझे निकालना है, और फॉर्मूला याद आ रहा है -2.303 RT log K, जहाँ के सी पूछ रखा है तो मैं के सी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब डेल्टा जी नोट की वैल्यू मुझे यहाँ पे निकालनी थी, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना मुझे यहाँ, जस्ट आर की वैल्यू पुट करूँगा 8.314 जूल के अंदर है ये वैल्यू, जूल पर केल्विन पर मोल, और मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 2 × 10⁻13, दैट्स ऑल। बस इस वैल्यू को सोल्व करूँगा मैं, तो log ऑफ 2 × 10⁻13 वो हो जाएगा आपका log 2 + 13 log 10। ये आपको log एंटी log ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो वहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं log a × b log a + log b होता था, तो log ऑफ 2 प्लस पावर आगे आ गई 13 log 10। अगर मिस हो गया दिमाग से तो दोबारा पूछ लीजिएगा आप, log एंटी log सभी को ज़रूर आना चाहिए। log 10 का वैल्यू 1 होगा, log 2 का वैल्यू आप बुक से देख सकते हैं 0.3010 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को चेकआउट करूँ, log 2 × 10⁻13 का वैल्यू देखूं, तो ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा सॉल्व करना। 8.314 × 300 या रफली 12.69 के आसपास आपको मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे।
तो अपने आंसर को जूल के अंदर रिपोर्ट कर दें, वही आपका आंसर होगा। और बहुत ही आसान पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल रहेगा। सिर्फ अगर आपको ये एक फॉर्मूला याद है तो आप हर तरह के सवाल को यहाँ सॉल्व कर पाएंगे। नीचे क्वेश्चन देखें जहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए बोला गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसमें एक रिएक्शन दिया गया है, ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके यूरिया बना रहा है। ये यूरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है NH2CO NH2। हालांकि अभी रिएक्शंस के अंदर, मैकेनिज्म्स के अंदर और स्ट्रक्चर्स पे नहीं जाना हमें। डेल्टा जी नोट का वैल्यू उसका गिवन है, ये लीजिए यहाँ लिख देता हूँ, -13.6 किलो जूल में है ये, दैट इज़ इक्वल टू -2.303। आर का वैल्यू भी किलो जूल में लिखना चाहूँगा, 0.008314। ये मुझे ज़रूर ध्यान रखना होता है हर जगह कि ये और ये यूनिट्स एक दूसरे से ज़रूर मैच होनी चाहिए। इंटू टी टेम्परेचर कहीं कुछ मेंशन नहीं है, डेल्टा जी नॉट 298 लिख देता हूँ, इंटू log ऑफ Kc, log ऑफ Kc, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बस सब कुछ हमारे सामने है। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दीजिए दोनों तरफ, प्लस आपका बन जाएगा। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, log ऑफ Kc ये बन जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई -2.303 इंटू 0.00831 इंटू 298। इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा आप, ये log ऑफ Kc आ जाएगा, log Kc दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए और फिर Kc निकालना आपको। तो आप इस x का एंटी लॉग देखिए और उस Kc के अपने आंसर को ईज़िली रिपोर्ट कर सकते हैं आप। और वो वैल्यू कोई रफली लिख रहा हूँ मैं यहाँ, 2.4 इंटू 10⁻² आएगी, 2.4 इंटू 10⁻²। ये आपका सिंपल सा सॉल्यूशन रहेगा और इस तरह के काफ़ी सारे सवाल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एक और क्वेश्चन देखें आप, यहाँ पे पूछा हुआ है हमसे थर्मोडाइनमिक्स में, एट 60 डिग्री सेल्सियस N2O4 50% डिसोसिएट हो रहा है। ये रिएक्शन रहता है उसके डिसोसिएशन का, N2O4 2NO2 में कन्वर्ट होता है। तो बता रहे हैं कि 60 डिग्री पे 50% डिसोसिएट हो रखा है। जैसे मैं पीछे एग्जांपल पे आपको याद कर रहे हैं, 25 डिग्री पे जो ग्राफ दिखाया तो मैंने दिखाया था N2O4 सिर्फ 16 या 18% डिसोसिएट होता है। अभी मैं बता रहा हूँ कि 60 डिग्री पे ये 50% डिसोसिएट हो रहा है। ओके, तो इसका डेल्टा जी वैल्यू निकालना है मुझे। तो इसका डेल्टा जी कैसे निकालूँ, कुछ और बातें तो बता नहीं रखी हैं मुझे, प्रेशर बता रहे हैं और 50% डिसोसिएशन बता रहे हैं। तो इसका एक सिंपल सा तरीका रहता है, मेरे दिमाग में एकदम फार्मूला क्लिक कर रहा है कि किसी तरह से यही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि T गिवन है, R गिवन है और मैं इस K को, गैसियस हैं तो Kp को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। आपको अभी दिक्कत लगेगी, आपको लगेगा कि हमें कैसे पता चलेगा सर कि K को निकालना है या Kp को निकालना है, यहाँ कहाँ कुछ क्लियर कट मैंशनड है। तो मैं कहूँगा कि अभी हमें, वैसे तो मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन अभी सॉल्व ही नहीं करना चाहिए, ये हमें इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद करना चाहिए, बट क्योंकि आप बुक्स में देखेंगे तो आपको पहले मिलेगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा रिक्वायरमेंट लगा। तो कुछ बातों को समझ के आगे चलिएगा। एटलीस्ट अभी ध्यान रख लीजिए कि हाँ, Kp की हेल्प से हम डेल्टा जी तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ Kp कैसे निकालूँ, तो K निकालने का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको जब फर्स्ट टाइम मैंने K को इंट्रोड्यूस किया लास्ट लेक्चर के अंदर। तो मैंने कहा कि K जो होता है ना, वो एक्चुअली प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, और वही Q समझाता, वो भी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता था। पूरी बात तो समझाई नहीं थी उस टाइम पे, अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला, अगले चैप्टर की इंतजार करूँगा। रादर जो K होता है वो P⁻⁴ नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्शन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के भी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ऐसे समझ लो, मान लो 2 मोल्स ऑफ A कन्वर्टेड इनटू 3 मोल्स ऑफ B है, तो मैं इसका K जब एक्सप्रेस करूँगा, Kp या Kc कुछ भी, तो वो B⁻³ एंड A⁻² होता है। जो बात मैंने लास्ट उस इंट्रोडक्शन के दौरान नहीं बताई थी, डिटेल में मैं अगले चैप्टर में सारी बातें बताऊंगा, बट अभी आप समझ जाइए कि इस रिएक्शन का जो Kp होगा, यानी कि जो K वैल्यू होगा, वो प्रेशर ऑफ NO2⁻² डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ N2O4 होगा। दैट्स ऑल। प्रेशर ऑफ NO2⁻² डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ N2O4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों के प्रेशर्स देखना चाह रहा हूँ। मुझे टोटल प्रेशर बता रखा है 1 एटमॉस्फेयर है। तो डाल्टन्स लॉ मुझे याद आ रहा है, जहाँ पे ये कहा जाता था कि टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन ऑफ द
स्पीसीज से, गैस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो पार्शियल प्रेशर देता है उसका। तो मैं एक्चुअली देखना चाह रहा था कि यहाँ पे टोटल प्रेशर मुझे पता है, मींस मोल फ्रैक्शन NO2 का क्या होगा या मोल फ्रैक्शन N2O4 का क्या होगा। तो इसको समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमारे पास। मैं स्टार्टिंग पे मान लेता हूँ इसका 1 मोल लिया मैंने और ये 0 था। अब सपोज़ इसका 50% टूट गया, उसने ऑलरेडी बता रखा है, तो मतलब 0.5 टूट गया, तो ये कितना बन गया, ये 1 बन गया। 1 कैसे, इसका 1 मोल टूटता है तो इसके 2 मोल बनते हैं, तो इसका हाफ मोल टूटा तो इसका 1 मोल बनेगा, तो आपका NO2 जो बना वो 1 मोल बन गया। तो NO2 की कंसंट्रेशन मुझे यहाँ पे पता चल रही है 1 मोल, और N2O4 मेरे पास है 0.5 मोल। ध्यान से समझिएगा इसको, N2O4 हाफ मोल बच गया, 1 मोल था, 50% डिसोसिएट हो गया। NO2 1 मोल बना, क्योंकि इसका 1 मोल टूटने पे इसके 2 मोल बनते हैं, तो इसका हाफ मोल टूटने पे इसका 1 मोल बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे, टोटल मोल वो 1.5 ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जो शुरुआत में 1 लिया वो टूट फुट होने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बने वो 0.5 बन गए। अब मुझे N2O5 का प्रेशर देखना है, प्रेशर ऑफ N2O5, तो वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O5 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1.5, ये मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर 1। इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो ये मेरा 1/3 बन जाता है, प्रेशर ऑफ N2O5 1/3 एटमॉस्फेयर। सिमिलरली मैं प्रेशर ऑफ NO2 निकालता हूँ तो वो मेरा बन जाता है 1 मोल डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका 2/3 एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो ये आपके पास पार्शियल प्रेशर NO2 का आ जाता है। मैं यहाँ इस फॉर्मूले पे फोकस रखूँगा अपना सारा का सारा। NO2 का प्रेशर आ जाता है 2/3 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई ये आया था आपका 1/3। ये लीजिए, इस पूरी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो आपको Kp का वैल्यू देता है, और वो Kp का वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.33 एटमॉस्फेयर। हालांकि अगले चैप्टर में जब मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ Kp की इस यूनिट पे भी बहुत ज़्यादा चर्चा करूँगा। समटाइम यहाँ पे यूनिट्स दिखती नहीं है, रादर 99% नहीं दिखती, हम कभी कभार दिखाते हैं, बट आज मैं ज़्यादा डिस्कशन उस पर करना ही नहीं चाह रहा। अभी क्यों लिखा, क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में था तो एटमॉस्फेयर का स्क्वायर बन गया था डिवाइडेड बाई एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर बच जाएगा। बट मैं अगले चैप्टर में आपको समझाऊँगा कि ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, इसकी यूनिट से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। वापस आ रहा हूँ अपने उस फॉर्मूले को देखते हुए जहाँ मुझसे डेल्टा G0 निकालने के लिए बोला गया था, और यहाँ पे मैं 2.303 मल्टीप्लाइड बाई R 8.314 ले रहा हूँ इंटू T 60 डिग्री केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए तो 333 शायद बन जाएगा, 273 प्लस 60 333 केल्विन एंड मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 1.33। तो अब मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा, इसको सिंपली आप जूल पर मोल में रिपोर्ट करने की तैयारी करें। एटमॉस्फेयर आप रखें ना रखें हटाएं, मैं ज़्यादा लंबी बात उस पर करना ही नहीं चाह रहा, कोई किसी तरह का डिस्कशन नहीं है, वो अगले चैप्टर के लिए छोड़ दूंगा मैं यहाँ। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 790 जूल आपका आंसर रहेगा, नेगेटिव में -790 जूल वो आप आंसर रिपोर्ट करेंगे। कुछ थोड़ा सा स्क्रीन कट गया है तो आप एक बार दोबारा व्यू ले सकते हैं। Kp का वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है जस्ट, और कुछ नहीं है। हम लोगों ने स्टार्टिंग पे बताया था कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो बेसिकली 4 लॉज पे बेस्ड है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो जीरोथ और फर्स्ट लॉ को हम लोग वेल प्रॉपरली डिफाइन कर चुके थे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कई डेफिनेशंस हमारे सामने अपीयर होंगी, जिसमें कुछ काफ़ी आसान भी हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे ही लगती हैं जैसे कुछ स्टोरी टाइप का कहानी है इसका। लाइक जैसे ऐसा बोलते हैं कि कोई भी प्रोसेस अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसे परफॉर्म करने के लिए हमें हमेशा एनर्जी इनपुट करना पड़ता है। ये एक सिंपल सा
हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का फॉर्मूला स्टेटमेंट आता है, डेफिनेशन आता है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है, हम लोग क्योस की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का ही एक स्टेटमेंट है। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रोकने के लिए आपको एनर्जी इनपुट करना पड़ेगा और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करने के लिए आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रोकने के लिए और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को प्रोसीड कराने के लिए आपको हमेशा एनर्जी लगाना पड़ता है। आप वर्क को कंप्लीटली हीट में बदल सकते हैं, बट हीट को कंप्लीट वर्क में नहीं बदल सकते। ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का ही एक फॉर्मेट है, एक डेफिनेशन हो सकता है। तो जो सबसे आसान आपको लगे आप उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ही हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में विद द हेल्प ऑफ दिस रैंडमनेस एक्सप्लेन करता है। जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो ये कहता है कि अगर हम 0 केल्विन की तरफ अप्रोच करते हैं तो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसके अंदर प्रेजेंट रैंडमनेस भी 0 को अप्रोच करता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई चाहे सॉलिड फॉर्म भी है उसका रैंडमनेस 0 तो होता नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एंट्रोपी का कंटेंट होता है, टेम्परेचर की वजह से कुछ वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उसमें डिसऑर्डर नहीं है, उसमें रैंडमनेस नहीं है। रैंडमनेस डेफिनेट होता है, बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, मीन्स 0 केल्विन को अप्रोच करते हैं, तो रैंडमनेस भी 0 होने की कोशिश करता है। यही हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। कुछ जगहों पे ऐसा भी लिखा रहता है कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनकी एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 होती है। हालांकि सभी के केसेस में ऐसा नहीं होता। अमोर्फस सॉलिड्स में तो पर्टिकुलरली बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होगी वो 0 केल्विन पे 0 ही हो जाए। इवन कुछ ऐसे क्रिस्टल सॉलिड्स हमें दिखते हैं जहाँ पे उनके अंदर कुछ एंट्रोपीज़ 0 केल्विन पे भी प्रेजेंट होती हैं। उन पर्टिकुलर एंट्रोपीज़ को हम एक नाम देते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। 0 केल्विन पे किसी सॉलिड के अंदर प्रेजेंट एंट्रोपी कंटेंट को बोला गया है रेजिडुअल एंट्रोपी। तो ये हालांकि थर्ड लॉ हमें कुछ पढ़ना नहीं है, बहुत लंबा डिटेल डीप थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है जिसकी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ इस डेफिनेशन के फॉर्मेट को ही याद रखने की कोशिश कीजिए आप कि जो 0 केल्विन को जैसे जैसे आप अप्रोच करेंगे तो जो आपका एंट्रोपी कंटेंट होगा वो भी 0 को अप्रोच करता है। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर वो 0 केल्विन पे 0 बन जाता है, बट जो इम्परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके अंदर वो कुछ एक्सटेंट ऑफ एंट्रोपी पोजेस करता है जिसको मैंने नाम दिया है रेजिडुअल एंट्रोपी। ये सारा का सारा पार्ट स्पेसिफिकली फर्स्ट और सेकंड लॉ जो हमने पढ़ा वो हमारे यहाँ पे क्लास 11 की थर्मोडाइनमिक्स का एक पार्ट है जिसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। जस्ट इस नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में और जो यहाँ पे थोड़ी बहुत उधेड़ बुन दिमाग में रह जाती है के पी के सी और यूनिट्स को लेके जो मैं आज अभी बता रहा था, वो सारी बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इक्विलिब्रियम के नाम से जो 2 पार्ट्स हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इसका यूटिलिटी वहाँ पे अच्छे से कर पाएँ। गुड बाय।